बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो जुम्मतुल मुबारक की भी आपको तमाम तर फजीलतें और बरकतें मुबारक हों। यूजुअली फ्राइडे को हमारे साथ, थर्सडे फ्राइडे को हमारे साथ होते हैं जनाब बशीर फ़ारूकी साहब, जिनसे हम कुछ एक रूहानी और मतलब इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं इस्तिखारा वगैरह के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली आज वो मेरे साथ स्टूडियो में नहीं है क्योंकि बशीर फ़ारूकी साहब तुर्की में हैं। तुर्की के हमारे जो बहन भाई हैं वो ज़लज़ले की वजह से बड़ी तकलीफ़ में, बहुत सारे ख़ानदान जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए। तो वो इस वक्त सलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से तुर्की में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ाए और वहाँ पे जो मुसलमान इस वक्त परेशान हैं, जो मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात की कमी के लिए भी हम सबको दुआ करनी चाहिए। आते हैं प्रोग्राम अपने आज के प्रोग्राम और आज के मौजू की जानिब। हम तनकीद करते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम में, कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई इस्लाही पहलू निकाला जा सके और निशानदही की जा सके कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं बहैसियत कौम और हमारे सियासतदान, रियासत। तो आज भी हमने एक ऐसे ही टॉपिक को चूज़ किया है और इसमें कुछ खुश आइंद बात भी है जिसकी मुझे आज इस खुशी भी है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि कराची की बंदरगाहों पे मौजूद जो अजनास के 2400 कंटेनर थे उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो इसकी वजह से फ़ौरी तौर पे दालों की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। किसी चीज़ की कीमत में अगर कमी आती है तो ये वाकई ही अच्छी ख़बर होती है। तो यही अच्छी ख़बर और आने वाले दिनों में इस तरह की अच्छी ख़बरें जो हैं वो हमें कैसे मिल सकेंगी। रमज़ान के महीने में भी हम ऐसी ख़बरें सुनना चाहते हैं कि जिसमें चीज़ों की कीमतें कम हो जाएं, आवाम के लिए कहीं ना कहीं महंगाई कम होगी, तो यही एक रिलीफ़ है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजियाकार हैं आप और इसके साथ साथ एंकर पर्सन भी हैं, एक चैनल पे अपना शो भी करते हैं। हमारे साथ इनके ज़रा जो ताल्लुकात हैं बड़े पुराने हैं न्यूज़ कैफ़े के साथ, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे अपना तजिया पेश करते रहते हैं। जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं अकमल भाई आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क के साथ साथ हमारे हालात भी पतले होते जा रहे हैं। पतले होते जा रहे हैं। ये और बात है कि फिज़िकली थोड़ा सा अगर वज़न बढ़ रहा हो तो वो तो बेसिकली हवा खा खा के बंदा वैसे ही हवा भर जाती है। नहीं, मगर वैसे आपने वज़न कम किया है अपना अच्छा खासा। ये पिछले कुछ महीनों में मैंने नोट किया है और ये आपने हमें भी बताना है कैसे वज़न कम कर लेते हैं आप। सर ये डाइटिशियन वगैरह से करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिलसिला है। ओके, तो अकमल भाई देखें, दालों की कीमतों में कमी वाक़या हो चुकी है। कंटेनर्स जो हैं वो बंदरगाहों पे जो खड़े थे उनको रिलीज़ किया गया है। ठीक है, यहीं से ही काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कंटेनर्स वहाँ पे क्यों खड़े थे इतने दिन? अगर ये पाकिस्तान ही आने थे तो इनको पहले क्यों नहीं रिलीज़ किया गया? चीज़ों की कीमतों में आज क्यों कमी हुई है? ये पहले भी हो सकती थी। देखें, ये रिलीज़ करना अगर मेरे या आपके या हुकूमत के हाथ में होता तो मेरे ख़्याल में जमा ही नहीं होते। तो एलसीज़ का एक सिस्टम होता है। तो एलसीज़ जो है ना वो जब खुलती हैं उसके बाद जब आपके पास पोर्ट पे माल रिसीव हो जाता है तो दैन बैंक को, जो भी कोरस्पॉन्डिंग बैंक है, उसको उसकी अदायगी करनी होती है। उसकी अदायगियाँ रुकी हुई हैं। अभी तो सिर्फ दालों के कंटेनर जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं। अभी बहुत से कंटेनर्स खचाखच जो है ना वो पोर्ट इस वक्त भरी हुई है और दे आर जस्ट वेटिंग कि उनकी पेमेंट रिलीज़ हो और चीज़ें जो है ना वो पेमेंट किसने रिलीज़ करनी है? मार्केट में आना, पेमेंट करके होनी है और कैसे होनी? किसने रिलीज़ करनी होती है पेमेंट? वो जो खरीद, जैसे पेमेंट करनी आपने होती कुछ है। कंटेनर मंगवाए हैं तो आपने पेमेंट देनी है ना। वो नहीं, मैंने तो पेमेंट देनी है, लेकिन अब स्टेट बैंक ने पाबंदियां लगाई हुई हैं कि जी अभी इस वक्त हमारे पर नहीं है, इतनी अमाउंट से ज़्यादा की एलसीज़ हम खोल नहीं रहे। बहुत सारी एलसीज़ पेंडिंग है। देर अभी चैम्बर में भी हमारी बात हो रही थी तो वो भी ये है कि उन्होंने भी लिस्ट मंगवाई हुई है किन किन की जो है ना वो एलसीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है। तो वो चैम्बर
डॉलर्स के साथ कोरस्पॉन्डेंस हो रही है स्टेट बैंक की, तो डॉलर्स की कमी की वजह से वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं चीज़ों को, किनको पहले, अब जैसे दालें, ये रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरत है, अब ये इनकी वजह से आप ये कह रहे हैं कीमतें कम होंगी, कीमतें कम नहीं होंगी, कीमतें नॉर्मलाइज होंगी। मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक चीज़ जो है ना वो वैसे 300 रुपये किलो है और पोर्ट के ऊपर अगर पाबंदी लगी और वो चीज़ जो है वो 500 पे चली गई ब्लैक मार्केट की वजह से, आपको पता है हम तो पाकिस्तानी हैं, जी। तो अब 500 के बाद अब अगर दोबारा वो 450 पे भी आ रही है, 400 पे या 350 पे भी आ रही है, तो उसको अगर आप सस्ती कहना चाहें तो कह लें। मेरे हिसाब से तो वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रही है जैसी कि पहले थी। अब ये नॉर्मलाइजेशन किस हद तक कंटिन्यू रहती है, कितने टाइम तक कंटिन्यू रहती है, इट डिपेंड्स ऑन आवर फॉरेन रिजर्व्स। अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स रहेंगे तो हमारी एलसीज खुलती रहेंगी, चीज़ें जितनी भी बाहर हमारी पोर्ट के ऊपर फंसी हुई हैं वो आती रहेंगी और ये मसला जो है ना वो हल होता रहेगा। अब यही प्रायोरिटी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट, खाने पीने के बाद देखें सबसे जो पहली प्रायोरिटी हुकूमत की है वो ऑयल की शॉर्टेज पैदा ना हो, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑयल है, फिर पाम ऑयल के ऊपर सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है, फिर उसके बाद दालें वगैरह हैं जो अजनास हैं जैसा आपने बताया, उसके अलावा फिर उसके बाद जो है ना वो फार्मास्यूटिकल गुड्स हैं, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल गुड्स है या वो चीज़ें जो री एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका मटीरियल है। तो इस तरह हमें शॉर्टेज की वजह से चीज़ें प्रायोरिटाइज करके एलसीज को रिलीज़ करना पड़ रहा है। सरकार की तरजीह है क्या वाकई कि सिर्फ अखबारों की हद तक ही है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम आवाम के लिए जो है ये इन चीज़ों की शॉर्टेज पे और महंगाई के ऊपर जो है वो कोई काबू कर सकें, ये सिर्फ बयानात की हद तक है या वाकई आपको हुक्मरानों की तरजीह भी नज़र आती है? तरजीह नज़र आती है, लेकिन देखें ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो तरजीह, अब मैं कह दूँ ये मेरी तो ये तरजीह है, लेकिन अब मैं कर ही नहीं पा रहा तो फिर मेरी तरजीह को आपने क्या करना है? तो मसला यही है ना कि अब तरजीह तो है हुकूमत की। अब जैसे IMF के साथ डायलॉग्स को ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए एंड दीज आर नॉट कंक्लूडेड, जबकि पिछले 3 दिन से मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ख़बरें रिलीज़ की जा रही हैं कि बस ये मुआहदे के ऊपर हम पहुँच गए, मुआहदे के ऊपर हम पहुँच गए, मुआहदे। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो दूसरी सोर्सेज से जो मुझे न्यूज़ मिली है वो ये है कि जी IMF ने कहा है कि पहले जी 170 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस आप और इम्पोज करें, अनटारगेटेड सब्सिडीज़ को आप ख़त्म करें और जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको ऑन बोर्ड लाएँ, दे शुड बी ऑन बोर्ड। क्योंकि हुकूमत बदलती है तो फिर मामला तो नहीं, असल में तो ये लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट थी जिसके लिए हो रहे थे, लेकिन है ये कि हम बेसिकली IMF के साथ एक और 5 साल के एग्रीमेंट में जा रहे हैं, तो ये मुबैना तौर के ऊपर है, अभी कंफर्म नहीं है। तो अब जब अगले 5 साल के लिए किसी एग्रीमेंट पे जा रहे हैं तो IMF की बहरहाल ये ज़रूरत या ये ख्वाहिश होगी कि जितनी भी पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल वो सब इस माहदे के ऊपर ऑन बोर्ड हो, ताकि कल को जिसकी भी हुकूमत आती है तो वो फिर इस माहदे से इधर उधर ना कर सके या एक कंसेंसस उनके साथ डेवलप हो चुका हो। तो इसीलिए जो है आप देखें वो IMF का वक्त जो है वो बग़ैर फाइनल किए हुए चीज़ों को चला गया है और बॉल जो है वो उन्होंने इनके कोर्ट में फेंक दिए कि आप हमें सबसे कंसेंसस डेवलप करके हमें चीज़ों को आप ओके करेंगे तो देन वी विल प्रोसीड। IMF के प्रोग्राम के हवाले से और दूसरे जो हम कर्ज लेके मुल्क को जो है वो कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, यही हमारे हुक्मरानों की एक सोच है फ़िलहाल। शायद उसकी हमें ज़रूरत भी है कर्ज़ की, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है कर्ज़ के बगैर। तो कर्ज़ जब आता है मुल्क में तो आवाम को कहीं ना कहीं सुख का सांस तो आता ही होगा, कोई तो, वरना कर्ज़ की ज़रूरत क्या है? अगर आवाम ने सिर्फ परेशान ही होना है, सिर्फ मुश्किल में तंगी में ही अगर वक्त गुजारना है तो फिर क्यों कर्ज़ आ रहे हैं? उनकी कहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? पहली बात तो ये है कि कर्ज़ आना कोई खुशहाली की अलामत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ बना दिया गया, हमारे यहाँ जो है ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होती है कि जी IMF से हमने इतना कर्ज़ा ले लिया, फ़लाने से इतना कर्ज़ा ले लिया, और इसको हमारे जो सियासतदान हजरात हैं वो बाकायदा एक जो है ना वो कारनामे के तौर के ऊपर पेश करते हैं कि हमने IMF से इतने की डील कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, किया क्या, कर्ज़ा लिया। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये आपकी बीमार इकोनॉमी की निशानी है। अब आ जाए जी, अब ज़ाहिर है इकोनॉमी बीमार है तो उसको दवाई तो आपको देनी पड़ेगी, तो इसको आप एक दवाई कह सकते हैं कि ये आपको मेडिसिन मिल गई या नहीं मिली। तो देखिए अब वो मेडिसिन के मिल तो जाएगी,
IMF से, लेकिन अब उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको किस तरीके से जो है ना वो इंश्योर करते हैं, दैट मैटर्स। अब उसको कहें जी हाँ ये IMF से 500 बिलियन मिलेगा एक किस्त, अगर दो 500 मिलियन मिलेगा, 2 होंगी तो 1 बिलियन का हो जाएगा, तो वो पैसे उनसे मिलेंगे। ये बेसिकली IMF जो है ना वो सारे जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ना उनका अब्बू है ये। तो जब ये ओके कर देते हैं ना IMF, तो फिर ये जो दीगर इदारे हैं, दीगर जितने भी छोटे इदारे, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो गया, पेरिस क्लब हो गया, मुख्तलिफ मुल्क हो गए, तो वो लोग फिर उसकी बेसिस के ऊपर देते हैं कि जी हुण जी IMF ने दे देता है, हुण ठीक है काम, हुण असीं भी दे दिन्ने हैं। ठीक 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 ठीक। क्योंकि each and every country या each and every financial institution had not sufficient powers, not sufficient resources to involve in the economy. IMF जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो के चीज़ों को सही और दुरुस्तगी की निशानदेही करता है, हर एक तो नहीं कर सकता, तो देयरफॉर IMF एक रिलायबल इदारा है जिसके ऊपर बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलाय करते हैं। तो वंस IMF इज डन, देन जो है ना वो आप एलिजिबल हो जाते हैं दूसरों से भी मांगने के, कर्जे लेने के लिए। तो अच्छा, मांगने का तो ये सर्टिफिकेट मिल बड़ा- रहा है जी, तो बेसिकली IMF से डील की ये इंपॉर्टेंस है, वरना IMF से तो 1 बिलियन आने हैं ज़्यादा, तो 1 बिलियन जो है ना वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो है ना उससे हमारा गुजारा हो जाएगा या हम जो है ना $1 बिलियन से बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि उससे हमें दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने का जो है या कर्जे लेने का जो है वो मौका मिलेगा। ठीक है, तो वो ये जो पैसे आएंगे, मतलब किसी ना किसी ज़रूरत के तहत ही पैसे मंगवाए जाएंगे ना भाई। आप किसी से अगर कर्ज ले रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, इनको चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो वो पैसे लगाने होंगे ना, या बच्चों की फीस के मसले हल होंगे उससे, या कोई आपके घर के मालिक मकान वाले मसले हल होंगे, या कोई फ्यूल वाले मसले हल हो जाएंगे, कोई शादी किसी की आनी थी वो हो जाए, वो कोई तो काम होगा ना कि हमने वो कर्ज ले लिया, अब हम इस तरफ से सुखी हैं, ये कर्ज तो उतारते ही रहेंगे। ये कर्ज कहाँ जाएगा? ये जो पैसे हैं जो IMF से लेने वाले, दूसरे ममालिक से जो पैसे हमने लेते हैं आने, ये कहाँ जाते हैं, कहाँ जाने? ये बेसिकली जाते हैं स्टेट बैंक के रिजर्व्स में। अच्छा, तो देखिए इस वक्त जो अंदरूनी जो मामलात होते हैं मुल्क के माली, उसको जो है ना वो फिजिकल अकाउंट के थ्रू जो है ना वो देखा जाता है कि मुल्क की टैक्स की कलेक्शंस क्या है, और उसको GDP टर्म्स में मॉनिटर किया जाता है। ठीक है कि आपका GDP क्या है, आपकी मईशत कितनी इम्प्रूव हुई है। वो जो बेसिकली जो IMF से या दूसरे ममालिक से कर्जा जो लिया जाता है ना, वो तो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर बनाने के लिए लिया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बेहतर होगा जब आपके इंटरनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज योर GDP, सच एज एम्प्लॉयमेंट, सच एज इन्फ्लेशन, ये 3 4 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड होगी, अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स होंगी, यानी जो वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक होंगी, देन इट विल बी ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो कर्जा ले लिया और यहाँ पे बांटना शुरू कर दिया, ऐसा इस तरीके से नहीं होता। इसका इनडायरेक्टली जाके ये इम्पैक्ट आता होगा, लेकिन डायरेक्टली तो जी स्टेट बैंक ने उन्होंने एक कंप्यूटर में एंट्री मारनी है और स्टेट बैंक के रिजर्व जो है ना वो उतने से बढ़ जाने हैं, दैट्स ऑल। इससे ऊपर कुछ नहीं होना। लेकिन होगा ये कि ये जो आपकी LCs रुके हैं, जो हमने बाहर से चीज़ें मंगवाई हुई हैं, उनके पैसे देने तो स्टेट बैंक के पास तो इंटरनेशनल ट्रेड तो डॉलर्स में होती है ना, सही, तो डॉलर्स हमें मिल जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। जो कंटेनर्स रिलीज हुए हैं 2400, और कौन कौन से कंटेनर्स हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, और वो उनके रिलीज होने से आवाम को कोई फ़ायदा होता है, कोई रिलीफ मिलता है, कोई चीज़ों की कीमतें कम होती हैं, या मार्केट में कोई ऐसा क्या बदलाव आ सकता है बाकी के जो खड़े कंटेनर्स हैं वो भी रिलीज़ हो जाएं? तो देखिए मेनली जो हमारा जो इम्पोर्ट ज़्यादा होती है ना, तो वो तो दालों की थी, तो वो इन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं। इसके अलावा हमारी फार्मास्यूटिकल गुड्स हैं, उसके अलावा केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उनमें से कई विद इन दी कंट्री भी चीज़ें बनती हैं, कई जो है वो एक्सपोर्ट भी होती हैं चीज़ें, मतलब वो दोबारा एक्सपोर्ट करने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें हैं। उसके अलावा भी रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो हमारे यहाँ पे है। लेकिन फूड और एसेंशियल आइटम जो है ना वो तकरीबन प्याज, टमाटर, दालें ये तो रिलीज़ कर दी हैं। अब जो है ना वो नेक्स्ट फेज़ में जो है वो मेडिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं या केमिकल्स वगैरह जो हैं वो ये लोग जो है ना वो फर्दर इनको रिलीज़ करने का
सोचेंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 बिलियन के जो है वो कंटेनर यानी 4 बिलियन के माल जो है वहाँ पे हमारी पोर्ट्स के ऊपर स्टक है, रिलीज़ होने का वेट कर रहा है। जबकि इस वक्त जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उसके रिजर्व जो हैं वो 3 बिलियन के करीब रह गए और 5.5 बिलियन के करीब जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास हैं। तो टोटल 8 बिलियन पाकिस्तान के पास इस वक्त $8 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं। और जो एलसीज़ की पोजीशन है वो आपके सामने है कि 3.5-4 बिलियन की एलसीज़ जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इमीडिएटली इनका जो है ना वो रिलीज़ होना अपेरेंटली पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा अनटिल अनलेस कि हमें जो है वो आईएमएफ से ओके का सिग्नल मिल जाए, उनसे लोन की 1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट मिल जाए और फिर वो जो दूसरे जिन्होंने हाथ रोके में और इसका वेट कर रहे हैं वहाँ से कुछ रिजर्व्स ना आ जाएं। तो किताबी तौर पे थ्योरेटिकली जो है ना वो हालात वो इस तरीके से हैं। ठीक है, देखें अभी हमने ये भी सुना है आजकल कि अफ़गानिस्तान में यहाँ से डॉलर स्मगल हो रहा है, तो क्या वाकई ऐसी कोई बात है? इसमें कितनी सदाकत नज़र आती है आपको कि ये सिर्फ लोगों के अपने अंदाजे ही हैं? देखें, ये जो है ना ब्लूमबर्ग ने जो है वो रिपोर्ट बेसिकली की है। अच्छा, ब्लूमबर्ग की जो बेसिस क्या है रिपोर्ट की, वो उनके शायद बढ़ते हुए रिजर्व्स हैं जो अफ़गानिस्तान के हैं। अदरवाइज़ उनका कोई बंदा वहाँ पे बॉर्डर पे तो नहीं खड़ा जो नोट गिन रहा होगा। हाँ। तो उसमें मुबालगा आराई हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर जो है ना वो डॉलर वहाँ पे स्मगल होना ये बहुत बड़ी बात है। इतने डॉलर जो है ना वो, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में डॉलर जो है ना वो बहुत है, लेकिन वो लोगों ने जो है ना वो स्टॉक किए हुए हैं, ठीक है ना। वंस रेट थोड़ा सा अप्रोप्रिएट होगा ना तो उसके बाद ये लोग खुद ब खुद निकालेंगे डॉलर को। अभी एक लंबी थ्योरी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो डॉलर फिजिकल पाकिस्तान में बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि हमारे जो बैंक्स में है यानी डिक्लेयर्ड जिनको हम डॉलर्स कहते हैं वो मैंने आपको फिगर आपको बताया तकरीबन 8 बिलियन के करीब है और अनऑफिशियल ज़्यादा। और ज़ाहिर है उनको फिर जब अफ़गानिस्तान से रेट अच्छा मिलता है तो अल्टीमेटली ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इनको भेजा जाए। तो वहाँ पर स्मगल तो हो रहे हैं, लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी को जो डायरेक्ट हिल रहा है ना, तो डायरेक्टली तो हमारे जो डिक्लेयर्ड डॉलर्स हैं वही है ना। अब एक बंदे के पास ब्लैक में पहले से ही पड़े हुए हैं और वो ब्लैक में ही वो उनको बेच रहा है, तो उससे इकोनॉमी को डायरेक्टली तो कोई हिट नहीं मिलता। ये और बात है कि इनडायरेक्टली तौर पे हम कह सकते हैं कि वो डॉलर जो अफ़गानिस्तान जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान में यूज़ हो सकते थे, पाकिस्तान में इन डॉलर्स की शॉर्टेज ना होती। तो इनडायरेक्ट वे में तो ज़ाहिर है उससे फ़र्क पड़ा है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम बात करें कि ये अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं तो डायरेक्टली उससे हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि हमारे कोई बैंकिंग चैनल से वहाँ नहीं जा रहे, अच्छा, तो हवाले से जा रहे हैं। आखिरी बात ये कि जिस तरह अभी कंटेनर्स हमारी बंदरगाहों पे खड़े रहे हैं इतना अरसा, तो क्या आइंदा हमें इस तरह की तकालीफ से छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, या ये मामूल का काम हो गया, वैसे ही खड़े रहा करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ एक दफ़ा काम शुरू होता है तो फिर चल सो चल ऐसे ही रहता है। हमारा तो ये कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, लेकिन डिपेंड करते हैं आईएमएफ के मुआहदे के ऊपर और उसके बाद जो है वो हमारा जो फ़ॉरेन जो लोग हैं वो रेमिटेंसेस हैं, हमारे एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन होगी और इसी तरीके से दोस्त ममालिक हमें किस हद तक इमदाद या कर्ज़े देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिल जाते हैं तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके जब तक रिजर्व्स नहीं बढ़ते उस वक्त तक ये बुरान ख़त्म नहीं होगा डॉलर का। ठीक है, थैंक यू सो मच अकमल साहब, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। आपसे इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होती है। पीर तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।